नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास विवाह के लिए मापदंड, क्राइटेरिया फॉर मैरिज। जब भी हम चार्ट में विवाह को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो भाव हमारे मस्तिष्क में आता है वो है सातवां भाव। लेकिन केवल सातवें भाव के बहुत बली होने से या सातवां भाव बहुत कमजोर होने से मैरिड लाइफ किसी की खराब हो जाए या अच्छी हो जाए, केवल इस एक भाव के कारण हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो क्या क्या मापदंड, क्या क्या क्राइटेरिया अपने को सेट करना चाहिए और वो चीज पहले से ही अपने मन मस्तिष्क में रखना चाहिए कि जो हम सीख रहे हैं यदि उसके कुछ अलग प्रकार की कुंडली भी, यानी उसके विरोध जैसा कुंडली भी दिखती है, तो भी सहर्ष स्वीकार करने से ये जो हमारा कुछ, क्योंकि हम तो जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध सूत्र को मानने वाले लोग हैं कि भाई अगर इस जन्म में हमने कुछ नहीं भी गलती हुई है, हो सकता है कुछ गलती होगी हो, तो जब स्वीकार करने की मुद्रा में हम आ जाते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए किसी का सातवां भाव सूत्र अनुसार सही नहीं जान पड़ रहा है, तो भी ऐसा नहीं कि वो गलत प्रूव करने की कोशिश करे या एस्ट्रोलॉजी को ही गलत बताने लग जाए या वो कहने लग जाए मैं तो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यशाली हूं। इस प्रकार करने से उल्टा चीजें और बिगड़ने लग जाती हैं। मतलब मैंने कई बार देखा है कि जब वो मन मुताबिक, मतलब मनोवांछित जब नहीं होता है तो व्यक्ति विद्रोह करने लग जाता है। और मैंने पहले कई वीडियो में बात बताई है, अगर हम समर्पण करने लग जाते हैं कि ठीक है प्रभु आपने जो दिया है, मैं पूरी मेहनत करके अपने कर्म में कोई कोताही नहीं, और जब ये वाली भावना आती तो किसी भी प्रकार से हो सकता है अगले दिन, उस दिन तक तो हमें केवल अपना लग्न चार्ट ही पता था, अगले दिन हमें नवमांश के बारे में सही जानकारी मिल गई, या शुरुआत में केवल सातवें भाव को जानते थे और हमें लगता था हमारी मैरिड लाइफ थोड़ी सी जैसे हमें लग रहा है वैसा नहीं जा रही है, लेकिन कोई एक ऐसा सूत्र आठवें भाव और दूसरे भाव का पता लग गया। तो इसीलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी जो मुद्रा है वो स्वीकार करने वाली मुद्रा होनी चाहिए, ना कि अवरोध करने वाली। ऐसे कई चार्ट है जो डिविजनल नहीं, पूरी तरह बदले भी हैं, उनको मतलब जो जन्म समय बताया गया था दुर्भाग्य से या जो भी वो गलत था, वो कई सालों तक वो चार्ट घसीटते रहे। लेकिन जब समय बदला, जब अनुकूल दशाएं आई, उसको अपने आप ही पता लग गया कि मेरा चार्ट जो अब तक मैं मानता था वो सही नहीं है, ठीक हो गया। तो मैं मतलब कहने का अर्थ ये है, जो ज्योतिष को पढ़ रहे हैं वो एक दैवीय ज्ञान के रूप में पढ़े, और दैवीय ज्ञान में हमारा ये जो क्या बोलते हैं बाइसेप्स का पावर नहीं चलता कि भाई मैं बदल दूंगा, मैं झगड़ा करके मनवा लूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक हो गया। ये बहुत ज्यादा शालीनता के साथ भगवान के सामने हाथ जोड़कर जब व्यक्ति खड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं, कन्फेस करता है कि नहीं प्रभु हो सकता है मुझे अभी इस जन्म में तो याद नहीं है मुझे मैंने किसी का ऐसा गलत किया हो सकता है कुछ गलती होगी, तो हमारी ये वाली टोन, हमारी ये मुद्रा ही हमें पवित्र कर देती है। लेकिन दम्भ इतना ज्यादा है, अहंकार इतना ज्यादा है, आज कोई व्यक्ति ये तो कह दो तो तैयार ही नहीं होता, कहते नहीं नहीं सर झुकना तो है ही नहीं, हम क्यों ईश्वर के सामने, मतलब वो इतना बड़ा हो गया, वो अपने आप को अब ईश्वर के सामने भी उसको सर झुकाने में परेशानी होने लग जाती है, माने प्रकृति के सामने। तो क्या क्या देखना चाहिए, सबसे पहले जब भी आप विचार करेंगे तो चार्ट में मैरिज हाउस तो आप जानते ही हैं 7th हाउस को माना जाता है। मतलब कोई पूछे आपसे, या आप में से कई लोग पहले से जानते हैं कि भाई 12 भावों में विवाह भाव कौन सा है, वो 7वां भाव ही है, इसमें सब एक मत, इसमें कोई मतलब विवाद नहीं है कि भाई उनका मत अलग है हमारा मत कुछ और है, एक ही विवाह, मतलब एक ही ये विषय, इसका उत्तर सबके पास यही है। अगर प्रश्न आता है कि विवाह भाव कौन सा है, वो 7वां भाव है। तो सबसे पहले जब किसी कुंडली पर नजर डाली जाती है, उसका जन्म समय हमें ज्ञात, सही जगह लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसका पता है, तो फिर हम 7वें भाव पर नजर डालते हैं। 7वां भाव बहुत बढ़िया दिखता है, अब इसमें 7वां भाव लिखा है, तो मन में कई प्रकार की चीजें आ सकती है। भाई भाव में सबसे पहले क्या विचार करें, भाई भाव में तो आप सबसे पहले यही विचार करेंगे ना कि वहां राशि कौन सी पड़ रही है,
अब कई व्यक्तियों को राशि के बारे स्ट्रक्चर अच्छे से पता है। मान लीजिए जैसे 7वें भाव में आपने देखा, 7वें भाव में राशि आ रही है कर्क राशि, ठीक हो गया। तो पहला आपके सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में इस जातक के स्पाउस को लेकर, अभी हमने कोई दृष्टि नहीं देखी, अभी हमने कोई सिटिंग एलिमेंट नहीं देखे, अभी हमने कर्क राशि का स्वामी भी नहीं देखा, हमने कोई और दूसरी चीज नहीं देखी। लेकिन अगर आपने चार्ट देखा और आपने 7वें भाव में 4 नंबर देखा, तो सबसे पहला जो आपके मन में विचार आएगा वो क्या आएगा? वो अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपने 7वें भाव में 4 देखा है, इसका मतलब कर्क राशि, हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग इंडस्ट्री, नर्चरिंग नेचर, मदर, कर्क राशि मां है, ठीक हो गया, वो वाली भावना। तो अगर यहां 4 नंबर है तो ये पहली, मतलब आप एक जो हमारा व्यक्तित्व बनता है वो एक विचार से नहीं बनता है। व्यक्तित्व में कई अलग अलग प्रकार के विचार समाहित होते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा योगदान है 7वां भाव, ठीक हो गया। लैंडलॉर्ड, जगह देने वाला तो यही है। तो अभी चाहे कुछ भी हो, कैसे भी सिटिंग एलिमेंट आए, कौन आस्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, 8वां भाव कैसा, दूसरा भाव कैसा, उसको छोड़िए। अभी 7वां भाव कर्क मिल गया है, तो आपके पार्टनर में, माने जो भी चार्ट हम देख रहे हैं उसके स्पाउस में ये गुण बाय डिफॉल्ट होने ही चाहिए, ठीक हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही है कि वो 4 नंबर। अभी कई दफा इस राशि के प्रभाव को कोई उसी के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है और कुछ सिटिंग एलिमेंट उस राशि के प्रभाव को उसके प्रतिकूल बनाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण देकर अगर चलें, भाई उस कर्क राशि को हेल्थी एनवायरनमेंट कौन दिलाता है? कर्क राशि आप जानते हैं भाई वो चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा स्वयं आ जाए, बृहस्पति उच्च के होते हैं, वो आप जानते हैं उसकी एग्जॉल्ट उच्च राशि मानी जाती है। तो ये सारे ग्रह बृहस्पति हैं, चंद्रमा है, ठीक हो गया। हालांकि कर्क राशि में अकेला शुक्र बैठा भी अच्छा फल देता है। मतलब हमें ये दिमाग में नहीं लाना कि भाई शुक्र में, चंद्रमा में तो एक प्रकार का वैमनस्व है, वैचारिक मतभेद है, लेकिन कर्क राशि का जो अपना स्ट्रक्चर है वो शुक्र को प्रिय है, अच्छा लगता है उसको कोई मतलब इससे समस्या नहीं। तो आपको समझ में आ रहा है कर्क राशि का अपना एक स्ट्रक्चर है जो मित्र होने के बाद भी कई प्लैनेट को उस राशि में बैठना पसंद नहीं हो सकता। जैसे हम जानते ही हैं कर्क राशि जो हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, नर्चरिंग नेचर की बात करता है, वो मंगल को थोड़ा कम ही समझ में आता है, इसीलिए मंगल वहां डेबिलिटेटेड, नीच के हो जाते हैं, ठीक हो गया। आप जानते हैं वो लड़ना उनका पेशा है, हाथ में तलवार खड़ग लेकर चलते हैं। वो उनको समझाया जाए कि सर आप तो हीलर हैं, आप तो नर्चरिंग, मदर, हॉस्पिटैलिटी, उनकी समझ में नहीं आता, इसलिए वो सैड हो जाते हैं कर्क राशि में मित्र होने के बाद भी। चंद्रमा और मंगल वैसे मित्र हैं। चंद्रमा को हम क्या बोलते हैं, हम किसकी संज्ञा देते हैं चंद्रमा को? फीमेल किंग, याद रखना है, किंग तो किंग ही होता है। अब ताज सर पर चढ़ा है तो हम ये जेंडर के भेद से उसको कम नहीं आंक सकते कि भाई महिला प्रधान है या पुरुष प्रधान है तो उसको ज्यादा देंगे वरीयता, ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। राजा तो राजा ही होता है, ठीक हो गया। सूर्य भी राजा है, चंद्रमा भी फीमेल किंग, राजा ही है वो, ठीक हो गया। तो इसलिए बात ये ध्यान रखनी है। इसको ये ऐसे भी समझ सकते हैं, रानी है लेकिन वो राष्ट्र की रानी, जो हमारे लिए तो आदरणीय माता के समान होती है। किसी राष्ट्र की जो रानी होती है, अभी ये मेरे रानी शब्द है ऐसे विचार में नहीं जोड़ना है, इसको याद रखना है। अगर आप अपने स्पाउस विचार के साथ जोड़ेंगे तो वो शुक्र विचार आएगा, वीनस का संबंध आएगा। लेकिन जब हम चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा राष्ट्र की रानी, और रानी मेरे जो देश की रानी है, माने जो राजा राज को, वो मेरे मां के समान है। तो ये विचार अपने को ध्यान रखना है। तो कर्क राशि पहला इंप्रेशन समझ में आया कि 7वां भाव मिला कौन सा है। अभी किसी को मान लीजिए मेष राशि 7वें भाव में मिली है, तो उसका जो स्पाउस के लिए पहला आपके दिमाग में आएगा जो विचार, वो क्या आएगा? फिर मैं आपको ये बता रहा हूं, केवल ये अभी एक विचार है, इसमें कई चीजें शामिल होंगी, या जो लिस्ट मिली है आपको शामिल, इस सब चीजों को शामिल करना है। फिर भी इसका अपना बड़ा महत्व होगा ही होगा। मतलब अगर 4 नंबर यहां पर है तो हमारा स्पाउस की जो प्रथम गुण है, और गुण उसमें और शामिल हो सकते हैं, लेकिन प्रथम गुण में 4 नंबर आप जानते हैं हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, ये चीजें शामिल होती है। अभी अगर 1 नंबर आ जाता तो प्रथम गुण क्या होगा?
और ठीक है उसमें हॉस्पिटैलिटी केयरिंग समाहित हो सकता है, लेकिन प्रथम गुण की यदि बात करें वो कमांडर का ऑफिस है। 1 नंबर मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, ये ध्यान रखना है। मंगल की स्वराशि, मंगल की मूल त्रिकोण राशि, मंगल की उच्च राशियां, ये अलग अलग, इसका स्ट्रक्चर अलग अलग। वृश्चिक राशि का एकदम ही अलग नेचर है, मेष राशि का एकदम ही अलग नेचर है। तो यदि किसी के 7वें भाव में आपको 1 नंबर दिखा है तो जो फर्स्ट इंप्रेशन आया वो आया कमांडर का ऑफिस। तो वो बल को ज्यादा महत्व देने वाला, और आप जानते हैं कमांडर घर में तो फिर भी थोड़ा सा नियमों को लेकर छूट दे सकता है, लेकिन जो ये कायदा जिसको बोलते हैं ना कायदा कानून, इसका बड़ी शिद्दत से पालन करता है मंगल। और खास करके ऑफिस में तो उसको बहुत उल्टा चिढ़ हो जाती है उसको, कि अगर उस कोई नियमों को तोड़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि बस उस व्यक्ति को दंड दिया जाए। तो कुछ इस प्रकार का पहला विचार जागता है कि भाई 1 नंबर इनके 7th हाउस में आ रहा है, तो क्या विचार आपके मन में जागा कि भाई 1 नंबर आ रहा है तो माने हमारा जो स्पाउस है वो कमांडर का ऑफिस, ऐसा अनुशासित जीवन जीना पसंद करेगा। अब इसके बल को बढ़ाने वाले प्लैनेट यदि बली हो जाएं तो वो जो चाहता है उसको प्राप्त हो जाता है, और अगर इसके बल को घटाने वाले प्लैनेट लग जाएं, इसका तिरस्कार करने लग जाएं, तो वो चाहता वही है अनुशासन मिले, मुझे नहीं मिल पाता। इस कारण से फिर वो जो परिस्थितियां थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं कि भाई वो चाहेगा उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि त्वरित प्रभाव, सिटिंग एलिमेंट, एस्पेक्टिंग एलिमेंट, वो सब उसके अगेंस्ट अगर चले जाएं तो मतलब लैंड जो हमने लिया था, लैंड जो हमने एक्वायर किया था, वो लैंड का गुण, उस जमीन का गुण, वो जमीन ऐसी जगह पर थी जो मुख्य रूप से योद्धाओं को बल प्रदान करने वाली थी, अनुशासित जीवन जीने के लिए थी, लेकिन अभी उसको लैंड ही मिला, बाकी कोई उसको और सपोर्ट नहीं मिला। आपको ये बात समझ में आ रही है? और अगर राशि जो 7वें भाव में पड़ रही है, इसके साथ साथ सारे सपोर्टिंग एलिमेंट जो आगे हम पढ़ेंगे वो भी उसको सपोर्ट कर दें तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। फिर ठीक हो गया। मैंने कई बार ये बात बताई है कि कोई बुरा हो नहीं सकता है, ये केवल हमारी मनोवृत्ति है। भाई हम इतना ही हमें लगता है बस यही एक प्रोफाइल हो सकता है। भगवान ने इतना बड़ा संसार बनाया, इतने विचार बनाए हैं, सब अलग अलग हैं। क्या देव, क्या नाग, क्या किन्नर, क्या गंधर्व, क्या यक्ष, क्या मनुष्य, अलग अलग बहुत विचार है। कई बार ऐसे कमेंट्स करते हैं कि भाई सर ग्रह का ऐसा लगता तो नहीं है कि ये ग्रह फीमेल जेंडर होगा, ये मेल जेंडर होगा। अब इनको कौन समझाए कि जब हम देवताओं की बात करेंगे तो वहां पर एक साधारण जो संसार के नियम है, हम देवता को एक सांसारिक मनुष्य की तरह अगर ट्रीट करेंगे तो भी हम बहुत पीछे हैं। अभी हमें और सीखना पड़ेगा। इसीलिए जो चीज अभी हमने तुरंत सीखने का प्रयास किया है उसको सहज होकर पहले तो स्वीकार करना चाहिए और बाद में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान ये वृत्ति में समाहित हो सके, हम अंतर को समझ सकें, वो हमें ऐसा बनाइए। ऐसा ठीक हो गया। तो कोई किसी ने जीवन लगा दिया पूरा, तब जाकर उसको ये अंतर समझ में आया, और कोई आज ही आया है और उसको आज ही अंतर सीखना है, ऐसा तो ये तो अहंकार होता है। ऐसा व्यक्ति तो उसका मतलब उसको कुछ हाथ नहीं लगता है, वो तो यहां भी जाएगा वहां भी जाएगा, हर जगह जाकर उसकी पिटाई होने वाली है केवल। तो इसलिए अपने को ये जो टोन है, क्योंकि इसका उत्तर कोई देने वाला नहीं है, इस उत्तर को प्राप्त किया जाएगा। और कौन प्राप्त करेगा? हम प्राप्त करेंगे। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर सर आप समझा दीजिए, मतलब ये जो खींचने वाली मुद्रा होती है, स्नैचिंग वाली, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक हो गया। इसको केवल कौन समझा सकता है? जब हमारा टोन बदलता है, हम शिष्य टोन में आते हैं, तो फिर समय आने पर भगवान अच्छा गुरु भी दे ही देता है। ठीक हो गया। लेकिन हम हर चीज को नहीं नहीं डिनाय करने की मुद्रा में, वो हर जगह जाएगा, हर जगह माया उसकी ऐसी उसके विचार भर देगी, उसको उत्तर मिलने वाला नहीं। मतलब कि मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब भी हम किसी ग्रह की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ग्रह देवता की बात करते हैं, तो उसको अपने जैसे मत समझिए आप। ठीक हो गया कि भाई जैसे संसार में मैंने देखा ये मीठा होता है, एक खट्टा होता है, ये कड़वा होता है, बस ये मुझे 8-10 टेस्ट पता है, बस इसके अलावा तो और क्या होता होगा। भाई जैसे हम मीठे के स्वाद को कहां तक समझते हैं, हमें लगता है भाई मीठा तो ये रसगुल्ला होता है, इसके ऊपर तो और क्या ही मीठा होता होगा।
लेकिन सिंथेटिक शुगर है वो नेचुरल शुगर से वो कई गुना मीठा है, 300 गुना ज्यादा मीठा है। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, वो जो डिक्शनरी हमारी सांसारिक है, मृत्युलोक की है, वो यहीं तक सीमित है। उसको जब हम एज इट इज वहां अप्लाई करेंगे, बिना ज्ञान को संवर्धित किए, बिना ज्ञान को बढ़ाए, तो फिर वो विचलित हो जाएगा मन। इसीलिए पहले तो वो टोन ले ताकि भगवान हमारी बुद्धि वैसी बनाए और वो विचार जा सके। ठीक हो गया। तो 7वां भाव आपको समझ में आ रहा है। पहला, सबसे पहले कुंडली आपने देखी, 7वें भाव में है क्या। और अभी मैं 12 की 12 राशियों का बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको नहीं समझाने वाला हूं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चैनल में क्या इंप्रेशन जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हमने किए हुए हैं। तो आप जाकर देख सकते हैं, देखना ही चाहिए। मतलब वो देखने के बाद ही आएंगे तो जल्दी समझ में आएगा कि भाई मान लीजिए 7वें भाव में 2 नंबर राशि है। अभी हम जातक के लग्न की बात नहीं कर रहे हैं, जातक स्वभाव कैसा ही है, लेकिन जातक के स्पाउस का स्वभाव अगर यहां 7वें भाव में, ये 7वां भाव है, लग्न ये है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें भाव में यदि 2 नंबर, यानी दूसरी राशि, भौचक्र की दूसरी राशि टॉरस वृषभ आती है, तो हमारा जो पार्टनर, चाहे वो मेल के लिए कहें या फीमेल के लिए कहें, अगेन मैं वही बात बता रहा हूं आपको, ये राशियों का एक ग्रहानुसार जेंडर इंप्रेशन भी आता है, तो उसको भी डिकोड करना अपने को आना चाहिए कि कौन सा लॉर्ड इसका मेल प्लैनेट माना जाए, कौन फीमेल प्लैनेट माना जाए, उस प्रकार से वो माने प्लैनेट लॉर्ड माना जाए। ग्रह का स्वामी का अपना खुद का जेंडर क्या है, उसके भी अनुसार हमें फलित को, माने हो सकता है ये पुरुष जातक की कुंडली हो और उसके 7वें भाव में 2 नंबर है, तो अब 2 नंबर जो है वृषभ टॉरस, इसका स्वामी है शुक्र, और राशि का स्ट्रक्चर, ये 2 नंबर को एक लाइन में अगर समझना हो, क्या है 2 नंबर, ज़ोडिएक भौचक्र का कुटुंब, परिवार का एकत्रण, फैमिली गैदरिंग। ठीक हो गया। तो ये एक शब्द में, और इसी प्रकार से कोई महिला जातक की कुंडली हो, उसके अभी 7वें भाव में 2 नंबर, मतलब मैं किसी उसकी विचार की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई अंतर है, महिलाओं का पुरुष में डोमिनेट करते हैं या पुरुष डोमिनेट, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। फिर भी हमें ये बात समझनी चाहिए कि बाय डिफॉल्ट ये जो गृहिणी शब्द बना है, गृहिणी शब्द किसके लिए ज्यादा वरीयता, ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा सकता है। ठीक हो गया। वो गृहिणी घर के बाहर जिस भी प्रकार का कार्य करती है वो उसका गुण है, लेकिन उसका मुख्य गुण ये है, क्योंकि इसका नाम ही गृहिणी, ग्रह से जुड़ा है, वो घर को स्वर्ग बना सकती है। वो मतलब अगर किसी ने ये मान लिया कि नहीं स्वर्ग तो केवल ऑफिस में ही हो सकता है, घर का तो कोई वही नहीं, तो उसका तो फिर खैर भगवान ही उसका भला करे। हमारा सबसे बड़ा दायित्व तो अपने भवन को लेकर है ना, वो जो गुण हमने सीखे हैं वो अपने भवन में ला पाए, अपने जातक अपने बच्चों को सिखा पाए, तो ग्रह बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य है बहुत बड़ा, हमारा गृहिणी के ऊपर बहुत बड़ा कर्तव्य है। ठीक हो गया। तो यदि उसमें वो पारंगत है तो 2 नंबर टॉरस का ये प्रधान गुण है। ठीक हो गया। तो आप ये अंतर आप कर पाएंगे कि अगर महिला जातक का चार्ट है, उसके यदि 7वें भाव में 2 नंबर है, तो ये एक पुरुष जातक के हिसाब से 2 नंबर यहां पड़ रहा है। ठीक हो गया। माने स्त्री पुरुष के हिसाब से हम जब देखते हैं कि भाई वैवाहिक संबंधों में अगर किसी स्त्री का चार्ट है तो उसके संबंधों के लिए पुरुष 7वें भाव से देखा जा रहा है, और कोई पुरुष का चार्ट उसके संबंधों के लिए, वैवाहिक संबंधों के लिए महिला का। ठीक हो गया। तो जब हम पुरुष के हिसाब से 2 नंबर को देखते हैं तो वो निश्चित रूप से कौटुंबिक है, सबसे मिलने जुलने वाले हैं, बड़ी जो माने जब वो हमारे नात रिश्तेदार बहुत हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस कर्तव्य को बखूबी निभाएंगे। लेकिन हम अगर थोड़ा सा मतलब एक नंबर थोड़ा ज्यादा दे दें कि 2 नंबर ज्यादा फिट हो जाता है, वो थोड़ा महिला जातकों पर थोड़ा ज्यादा फिट होता दिखाई देता है। मतलब मैं इस प्रकार वैवाहिक जीवन के हिसाब से बात कर रहा हूं। ठीक हो गया। तो 2 नंबर, क्योंकि गृहिणी का ये बाय डिफॉल्ट पहली प्रॉपर्टी है, नाम ही उसके गृहिणी बोलते हैं ना भाई, होम मिनिस्ट्री भी उनके अधीन है। अगर वो अच्छा चला लेते हैं भवन को, तो हमारा ऑफिस में कार्य सफल है। और ऑफिस में हो सकता है चाहे हमें 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, और हमारा गृह मंत्रालय, इसको क्या बोले, गृहिणी बोले, उनका कंट्रोल ठीक नहीं है, वो नहीं हो पा रहा है,
तो उस करोड़ के पैकेज का करना क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो ऑफिस से कमाए हुआ बल है वो तो ग्रह में ही लगाना, गृहिणी में ही लगाना था। तो इसीलिए ध्यान रखना है, बहुत बड़ा दायित्व है। इस दायित्व को निभाने के बाद फिर चाहे आप कितना ही दायित्व निभाएं वो समझ में आता है। ठीक हो गया। तो ये 7वें भाव में ऐसे अलग अलग राशियां, उनका स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं। भाई 7वें भाव में 3 नंबर पड़ रहा है, 4 नंबर पड़ रहा है। फिर मैंने पहली चीज तो हमने ये देख ली, अभी कौन सी राशि पड़ी, तो हमारा पहला थॉट, उस थॉट को आपको लिख लेना है या माइंड में लिख लेना है। धीरे धीरे शुरुआत करेंगे तो हो सकता है लिखने की जरूरत पड़े, बाद में तो फिर हम पारंगत हो जाएंगे। तो ये आ गया विचार भी। कर्क राशि हॉस्पिटैलिटी केयरिंग इंडस्ट्री, मेष राशि है ऑफिस का कमांडर का ऑफिस, इस प्रकार डिसिप्लिन, ऐसा विचार आना चाहिए। 2 नंबर है, ठीक है, कौटुंबिक गैदरिंग, किटी पार्टी जैसा माहौल, ये सब उसको एंजॉय करना अच्छा लगता है। 3 नंबर है तो आप जानते हैं ये एक प्रिंस है, राजकुमार है 3 नंबर, जो थोड़ा सा रोमांटिक रहता है, तो बोलने में भी एक्सपर्ट है वो। जो मरकरी है, बुध है, मतलब अगर किसी के 7वें भाव में 3 नंबर राशि पड़ती है, यानी जेमिनाई, मिथुन, आप जानते हैं बुध के पास 2 अलग अलग प्रकार के गुण हैं। बुध कई दफा ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा का सुत, चंद्रमा के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिए हुए ज्यादा दिखाई देता है। चंद्र सुत कह लो, शशि नंदन कह लो, ठीक हो गया। और कई बार ऐसा लगता है बुध के अंदर, मरकरी के अंदर बृहस्पति के गुण ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये 2 अंतर हैं जो मरकरी के, ये आपको 3 नंबर और 6 नंबर में अलग अलग दिखाई देंगे। अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें आप समझ जाएंगे कि जो बुध का ये जो राजकुमारों वाला नेचर है, थोड़ा सा हास्य विनोद करने वाला, मन पर राज करने वाला, बढ़िया 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 बातें, हंसी मजाक करने वाला, ये जेमिनाई, मिथुन, मतलब कुछ कुछ चंद्रमा के गुण यहां मिलते हैं 3 नंबर में। और यदि हम बात करते हैं इसकी कन्या राशि यानी विर्गो, वो गुण थोड़े ज्यादा नजदीक हैं बृहस्पति से। ठीक हो गया। नियमों पर चलना, कन्या आप जानते हैं नियमों पर चलने वाली लड़की। ठीक हो गया। वो लड़की आपने, इसको आप कन्या धर्म कह सकते हैं, कन्या होने का दृढ़ता से नियम निभाती है। ठीक हो गया। तो वो मैंने कई बार बताया अपने पुराने वीडियो में। इसी कारण से जो कन्या, ध्यान रखना है, कन्या एक विवाहित महिला से अलग माना जाएगा इस चीज को। तो जो कन्या राशि होती है, इसी कारण से शुक्र महाराज वहां पर अपने आप को सैड महसूस करने लग जाते। और जो ये नियम, बढ़िया कोई लिस्ट प्रिपेयर करनी है, कोई बौद्धिक काम करना है, बुध इसमें कन्या राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो इसीलिए बुध की वो मूल त्रिकोण राशि भी है और उच्च राशि भी है, कन्या राशि। ठीक हो गया। तो माने ये फर्स्ट इंप्रेशन जाना चाहिए। फिर क्या देखना है, 7वें भाव में बैठे ग्रह, 7वें भाव में बैठा कौन कौन है, मतलब आपने ये तो देख लिया अभी 7वें भाव में क्या राशि पड़ रही है, तो वो पहली चीज हमने लिख ली, पहला शब्द अपने लिख लिया। अभी फिर ये जो उस लैंड पर त्वरित प्रभाव कायम करेगा, मतलब इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट, वो लैंड का पेपर तो लैंडलॉर्ड के पास ही है। मतलब अगर 4 नंबर यहां है तो लैंडलॉर्ड कौन है, फिर लैंडलॉर्ड मून है, चंद्रमा है। तो लैंडलॉर्ड की स्थिति अच्छी है तो वो पास वही कराएगा। फिर भी सिटिंग एलिमेंट और एस्पेक्ट अलग अलग प्रभाव डालते हैं। तो हमने क्या देखा, 7वें भाव में बैठे ग्रह, तो अभी 4 नंबर राशि है, चंद्रमा का ये घर है। यहां पर हमने देखा भाई गुरु महाराज बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। चंद्रमा बैठे हुए हैं, यानी इस घर के अनुसार जिनके विचार हैं, तो फिर ये जो त्वरित प्रभाव होगा, मतलब उस भवन में उस भवन से मिलते जुलते लोग ही रखे गए हैं, वो तो प्लस प्लस हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। आप इस बात को बिल्कुल अभी दरकिनार कर दीजिए। यदि कोई आपके मन में विचार आ रहा है कि भाई भावनाशा है, वो सब चीजें एकदम ही अभी दरकिनार कीजिए। अभी किसी के मन में आ रहा हो भाई वो उसका भावनाश कर रहे हैं, अभी एकदम उसको दरकिनार कीजिए। मैंने वो अलग वीडियो में भी एक रिकॉर्ड किया था कि वास्तव में भावनाशय का क्या अर्थ हो सकता है। लेकिन यहां को ये मत समझ लेना कि बृहस्पति बैठ गया या गुरु माने शुक्र बैठ गया तो भावनाश हो गया। अभी ये विचार अभी थोड़ा सा उसको सेपरेट रखिए, वो अलग रिकॉर्डिंग में हमने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। अभी आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर घर का जैसा माहौल है, घर में वैसे ही बैठे ग्रह हैं, बढ़िया हो गया, प्लस प्लस हो गया।
तो उनके इंप्रेशन में अपने को गुरु यानी ज्ञान भी लिख लिया। और उसके बाद चंद्रमा को तो कुछ चाहिए नहीं प्रसन्न होने के लिए, वो अपने आप से ही प्रसन्न है, वो स्वयं मन है। इसीलिए कर्क राशि का या कर्क लगन का, भगवान राम का आप जानते हैं कर्क लगन कर्क राशि, उनको प्रसन्न होने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। ये मैं सभी कर्क लगन राशि वालों के लिए बता रहा हूं। यदि दबदबा है चंद्रमा का, चंद्रमा की जो खुशी है वो किसी और पर निर्भर नहीं करती। भाई मन प्रसन्न तो सब प्रसन्न। कहता जी मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, कहता अच्छा जी और आगे, कहता जी लेकिन खुशी नहीं है। क्यों? ये जो हमने फाइनेंस इकट्ठा किया है, जो पैसा इकट्ठा किया है, तिजोरी हमने जोड़ी है, केवल अगर मैं तिजोरी जोड़ रहा हूं, ये भी समझना है, केवल धन जोड़ा है मैंने। बृहस्पति स्वर्ण का, तिजोरी का, खजाने का या दूसरे भाव के लिए कारक भी माने जाते हैं। केवल मैंने तिजोरी जोड़ी है, वो ठीक है, मेरे बहुत आभूषण है मेरी तिजोरी में, लेकिन मैं उसको फील नहीं कर पा रहा हूं। भोग करना एक अलग विषय है। कई लोग उस वस्तु के भोग से खुशी होने की कोशिश करते हैं। मतलब मेरे पास आभूषण है, अब उसको मैं भोगूंगा तो शुक्र की इन्वॉल्वमेंट, शुक्र मेरा अच्छा है तो मैं भोगूंगा, और उसके बाद मैं सुख एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सुख मिलेगा। अभी सुख नहीं मिला उसको, क्यों? उसका चंद्रमा खराब है। तो आप समझ रहे अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये मन ही सबसे ज्यादा शरारती है। मन बहुत चंचल है। तो किसको काबू अगर हमने कर लिया तो बिना वस्तु के भी हम खुशी रहने वाले हैं, चंद्रमा को। ठीक हो गया? तो ये बात समझनी कि बहुत मतलब कई बार आपने सुना भी होगा, कहता भी ये आपने ठीक नहीं किया है। सबको अलग अलग हाउस में जाकर चंद्रमा राशि तय करता है, लेकिन कर्क को आपने अलग ऐसा मतलब प्रेफरेंस दे दिया। उसका खुद का ही घर है वो चंद्रमा का, तो उसको एक बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस मिल जाता है। कर्क राशि वालों को, कर्क राशि कर्क लगन वालों को एक मतलब एडवांटेज मिल गया है। आपको बात समझ में आ रही है? तो ये बात भी सही है, क्योंकि हम मन से ही सारे कार्य कर रहे हैं, बाकी तो सब कंट्रोल हो जाता है। बोलते ना इसको, हालांकि गानों में तो ऐसा बोलते हैं दिल है कि मानता नहीं, वो दिल की बात छोड़िए, अभी उसको मन से, क्योंकि हमारे स्पंदन जो होते हैं, वाइब्रेशन जो होते हैं, हमारे जो हार्ट वाइब्रेशन, उसका संबंध मन से। अगर मन हमारा काबू में हो जाता है, बस फिर क्या, फिर तो वो उसको वैराग्य तक ले जा सकता है। मन ही मुक्ति का कारण है। तो यदि मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो आप समझ रहे कितना बड़ा एडवांटेज है। बिना वस्तु के, बिना भोग के, बिना धन के भी वो व्यक्ति प्रसन्नता महसूस कर सकता है, केवल चंद्रमा बली होने पर। ठीक हो गया? तो कर्क राशि चौथे भाव में आई, गुरु चंद्रमा दिखाई दिए, मतलब उस घर का माहौल अनुकूल बना रहे हैं। अब अगर हम कुछ विकृति लाने का प्रयास करें कि भाई अभी कर्क राशि में सैड कौन होता है, कर्क राशि में कौन थोड़ा सा असहज महसूस करता है? मंगल। हमने देखा 7वें भाव में जो सिटिंग एलिमेंट है, वहां मंगल महाराज आ गए, साथ में वो शनि महाराज भी आ गए। ठीक हो गया? तो मंगल आप जानते हैं वो कमांडर है, लेकिन वो अभी वो किचन में उसको बिठा दिया है कि भाई आप यहीं बैठकर आप AK-47 लेकर यहीं बैठे रहिए। तो वो बड़ा वो सोचेगा यार कहाँ, यहाँ किचन में क्या करूंगा मैं? मतलब उसको बड़ी बड़ी तलवारें देके उसको बोल रहे हैं आपको सब्जी काटनी है। वो बहुत असहज हो गया। वो कह रहा है यार मेरा ये पेशा नहीं है, ये तलवारें कोई सब्जियां काटने के लिए ली है मैंने। वो बहुत मतलब असहज महसूस कर रहा है। वर्गोत्तम बल है वो चीज, वो अलग बात है। लेकिन पहली जो बात जाती है, अगर कर्क राशि का मंगल 7वें भाव में बैठा है तो अभी असहज तो कर ही दिया उसने। और ये एक मतलब क्रोध, दबा हुआ क्रोध उत्पन्न करता है, क्योंकि मैंने बोला ना घर किसका है उसी की चलेगी ना। लैंड के पेपर तो चंद्रमा के हाथ में है। तो अगर चंद्रमा का स्ट्रक्चर जैसा है या राशि का जो स्वभाव बन रहा है और चंद्रमा को बल मिल जाता है, तो ओवरऑल फेल और पास का निर्णय चंद्रमा के हाथ में ही है। फिर भी सिटिंग एलिमेंट क्या इंप्रेशन दे सकते हैं कि यार ये जो मतलब मान लीजिए किसी पुरुष जातक का ये चार्ट है, तो उसको बोलेंगे आपको जो स्पाउस है ये ठीक है, सामान्यतः प्रसन्न रहता है, बट कई बार उसको बड़ा अजीब सा गुस्सा आता है। मतलब उसको लगता है मेरे मन मुताबिक नहीं हो रहा है, मुझे कहां डाल दिया है ये, तो वो स्थिति आ जाती है।
तो मंगल 7वें भाव में, इसको हम बोलते हैं ना, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अभी मांगलिक बनाता है। अभी इससे बहुत ज्यादा भय भी उत्पन्न करने लग जाते हैं, भाई ये तो मांगलिक हो गया। मांगलिक का कोई भय नहीं है। आप चार्ट उठाकर देखिए, अगर आप 100 चार्ट स्टडी कर रहे हैं, पक्का है एकदम, 100 चार्ट आप देखिए, उसमें आपको 25 चार्ट, 20 से 25 चार्ट मांगलिक मिलेंगे ही मिलेंगे। भाई मंगल आप जानते हैं, वो स्वयं बैठ जाए या दृष्टिपात कर दे, उसको अतिरिक्त दृष्टियां भी है, उसकी 4थी दृष्टि है, 8वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं तो 7वें भाव में, 8वें भाव में मंगल का प्रभाव आ ही जाता है। तो मांगलिक कोई बहुत रेयर चीज नहीं है, इसलिए मांगलिक से डरना नहीं है। बस हम क्यों थोड़ा सा इसको अलग बताने लगे, अभी जैसे मैंने बोला ना, कमांडर अभी जो ज़ोडिएक का 4 नंबर है वो हमारा 4 नंबर भवन है, लेकिन 7वां भाव वैसे क्या बताता है? 7वां भाव हमारा अंतरंग संबंध, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप। तो आपने कुछ कुछ ऐसा, जैसे मंगल का यहां बैठना या यहां प्रभाव लाना कि बेडरूम में कमांडर का दखल हो गया, अभी ठीक हो गया, तो वो क्या करेगा वहां बैठकर। लेकिन देश काल पात्र अनुसार चीजें बदलती भी हैं। आज के कलिकाल, इस समय पर, मतलब आज के 200 साल 100 साल पहले तक हम अपने वैवाहिक संबंधों को पूरी तरह गुप्त रखना चाहते थे, और वो हरि इच्छा से चलेगा, मेरी इच्छा से, हरि माने परमात्मा की इच्छा से चलेगा, मेरी इच्छा से नहीं चलेगा वो, कि भाई मुझे तो ये पसंद नहीं है। वो तो ईश्वर जो करना चाहता है वो कलिकाल ईश्वर की ही मर्जी से, ईश्वर की सहमति से ही आता है। तो ईश्वर की सहमति में प्रसन्नता से हाथ जोड़ना, ऐसे लोगों को ज्ञानी पुरुष कहा जा सकता है। अभी मैं आने नहीं दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो समय अच्छा था, वही समय रहना चाहिए, ऐसा करना व्यर्थ है। तो जो समय आ गया है उसका सम्मान करना चाहिए और उसी प्रकार जीना चाहिए। अभी भगवान, जैसा 100 साल पहले 200 साल पहले माहौल था कि भाई स्त्री पुरुष, मतलब कई दफा तो एक दूसरे का विवाह से पहले उनके शक्ल भी नहीं देखते थे और उनका विवाह हो जाता था। बट आज तो यानी वैवाहिक संबंधों में ज्यादा खुलापन अभी आ रहा है। तो अभी आप जानते हैं मंगल जो है वो इस मामले में एकदम खुले विचार वाले हैं। वो मतलब प्रेम में पराक्रम, ऐसा विचार आता है। तो जो देशकाल पात्र अनुसार यदि आज के समय बात करें, ज्यादा ये मतलब ये जो मांगलिक मॉडल है ज्यादा फिट दिखाई देता है आज के समय पर। और आगे और बढ़ेंगे तो व्यक्ति अपने अंतरंग संबंधों में एक अभी जो मतलब क्या बोलते हैं, जो पर्दा, वो कम रखना चाहता है। वो आप मतलब देख ही रहे, मतलब उसमें मेरी सहमति असहमति से क्या ही होता है, ठीक हो गया। तो उसी कारण से ये जो पराक्रमी ग्रह मंगल जो 7वें भाव में आ गया है, तो वो जो अपने प्रेम संबंधों में पराक्रम या उसको मतलब शो ऑफ करना चाहता है कि देखिए मेरा पार्टनर कितना सुंदर है। इस प्रकार की पहले जो विचार आज के 100 साल पहले तक वो नहीं था, ईश्वर की जैसी इच्छा थी वो, बट अभी वो चाहता है उस विषय को ज्यादा जग जाहिर करना। मतलब एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने संबंधों को मतलब उसमें एक विशेष प्रकार का पराक्रम एक्सपेक्ट कर रहा है, वो शो ऑफ करना चाहता है। वो ये अंतरंग संबंधों को एक प्रकार से मंगल का आह्वान देशकाल पात्र अनुसार आज के समय पर सटीक में या कहें ठीक माना जा सकता है पहले मुकाबले, ठीक हो गया। तो आप समझ रहे इस चीज को कि कहां तो वो पूरी तरह गुप्त रखना, थोड़ा सा शाय रहकर, थोड़ा शर्मीले होकर कार्य करना 7वें भाव के लिए अच्छा माना जाता था। बट अभी मंगल कोई मतलब उसको कोई ऐसा दोष मानकर नहीं देखना है। हाँ ये जरूर है, वैसा जैसा हमारा नेचर है, सामने वाला का भी नेचर वैसा ही, सामने वाला भी मांगलिक है, तो बहुत बढ़िया, सोने में सुहागा हो जाएगा, ठीक हो गया। तो 7वें भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं आपको ये देखना है। फिर 7वें भाव का स्वामी ग्रह, जैसे मैंने बताया अभी 7वें भाव में आपने ये तो देख लिया, कर्क राशि पढ़ रही है, वृषभ राशि पढ़ रही है या तुला राशि पढ़ रही है। मान लीजिए तुला राशि 7वें भाव में पढ़ रही है, आपने ये तो देख लिया तुला राशि पढ़ रही है। और आपने त्वरित प्रभाव भी देखा, भाई ये तिकड़ी है, 2-3 ग्रहों की बैठे हुए हैं। जो जो ग्रहों का नेचर होगा उसको भी आपको एक शब्द में लिख लेना है। मान लीजिए 7वें भाव में राहु महाराज बैठे हैं, तो आपको लिख लेना है दूसरी भाषाओं के जानकार, डिप्लोमैटिक कन्वर्सेशन, ये सब उसका गुण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं यदि वो इस घर के अनुसार हैं, और ये अवगुण की तरह इस्तेमाल करने लग जाएंगे यदि वो घर के विचार से प्रतिकूल हैं। जैसे आप जानते हैं तुला राशि जो है वो
शनि की उच्च राशि मानी जाती है। तुला राशि को व्यापारिक राशि, अनुबंध राशि माना जाता है और शनि इस मामले में उनको अच्छा लगता है। तुला राशि का जो स्ट्रक्चर है इसीलिए वो उच्च राशि है और राहु का नेचर भी शनि के जैसा है। तो जो राहु का गुण है, राहु का जो उसका बोलते हैं ना, जब हम नवग्रह कवच का पाठ करते हैं तो जिव्या में दिति नंदनम, दिति नंदन यानी एक अदिति है एक दिति है, तो ये इनका कहीं से राहु को दिति नंदन भी कह देते हैं। तो हमारी जो डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन है उसमें राहु का बड़ा रोल है, तो वो पॉजिटिवली इनकैश कराने में कामयाब हो जाते हैं यदि उसको राशि का सपोर्ट मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं भाई, आप मान लीजिए जैसे कोई किसी महिला जातक की कुंडली है, उसके 7वें भाव में 7 नंबर है, तो उसका जो पुरुष पार्टनर है वो 7 नंबर, आप जानते हैं तुला राशि, कहीं ना कहीं एक लोगों के साथ अच्छी डील करना उनको आता है। और फिर वहां राहु भी बैठे हुए हैं, राहु एक्सपर्ट है नेगोशिएशन करने में, तो वो गुण भी आ गया। तो हमने वो राहु का गुण भी एक लाइन में लिख दिया, ठीक हो गया। इसी प्रकार से केतु का अपना बल है। केतु जो है वो ये जो संसारवाद से थोड़े विरक्त हैं, तो वो कह सकते हैं भाई आपके मन में कुछ यदि ऐसी भावनाएं जागृत होती हैं कभी कभी कि भाई मैं भी थोड़ा समय ऐसा व्यतीत करूं, मेरी रिटायरमेंट ऐसी होनी चाहिए, थोड़ा सा शांत हो, पहाड़ों के बीच में हो, ज्यादा लोगों की दखल ना हो, तो कह रहे भाई विवाह के बाद आपको ऐसा देखने में मिलेगा पक्का। क्यों? क्योंकि आपके 7th हाउस में केतु का प्रभाव है और उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल गया है। भाई केतु का जैसा नेचर है वैसा राशि का सपोर्ट मिल गया है, और केतु थोड़े डिटैचमेंट प्लैनेट है, ठीक हो गया। तो ये चीजें हम समझ सकते हैं। 7वें भाव में केतु का प्रभाव आ रहा है, राहु का प्रभाव आ रहा है, शनि के साथ आ रहा है, राहु के साथ आ रहा है। राहु जब शनि के साथ है मतलब ये शनि प्लस राहु का कॉम्बिनेशन, शनि डार्क साइड के राजा हैं, जो अंधकार पक्ष है और एक प्रकाश पक्ष है। जैसे हम भारत में ये पूर्व की तरफ से चल रहे हैं, तो ये भारत के कंपेयर में बोलते हैं पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वहां अंधकार 6-6 महीने वहां पता लगा सूरज ही नहीं निकल रहा है। तो इस प्रकार जब हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा वेस्ट, तो वेस्ट के जो कारक हैं, क्योंकि हम भारतीय ज्योतिष की या इंडियन एस्ट्रोलॉजी की जब बात करते तो रेफरेंस तो यहीं का लिया जाएगा। तो जो पश्चिम का जो प्रधान लॉर्ड है वो शनि है, शनि राजा है पाश्चात्य का, और उसका कमांडर कौन है? राहु। जैसे सूर्य का कमांडर मंगल है, ऐसे शनि का कमांडर राहु। तो बहुत बली कर देते हैं एकदम शनि का, ठीक हो गया। और तो अगर शनि अनुसार राशि है फिर कहना ही क्या, ठीक हो गया। फिर भी मतलब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये डिप्लोमैट पार्टनर को बना देते हैं, लेकिन आप जानते हैं पार्टनर का प्रथम गुण क्या होना चाहिए? अंतरंग संबंध, मतलब हमारे साथ बहुत अच्छे से रिलेशनशिप बनाए। वही मैंने बोला ना, हर जगह अलग अलग गुण, वह अपनी अपनी समझ के अनुसार भगवान ने अलग अलग गुण दिए। कई लोग कहते हैं नहीं सर, हमारा पार्टनर बढ़िया नेगोशिएट करता है, हमें अच्छा लगता है कि वो लोग बहुत बढ़िया से कोई उनको कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने भेजे, आप एकदम डील पक्की करा कर आएंगे, क्या फॉरेनर क्या इंडियन, सभी लोगों के साथ बढ़िया बातचीत करते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो अपना अपना विचार है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रधान गुण है 7वें भाव का, वो तो कहीं ना कहीं जैसे बृहस्पति, शुक्र ऐसे के साथ ज्यादा नजदीक दिखाई देता है। क्योंकि राहु है, फिर कहीं ना कहीं अगर वो नेगेटिव हो गए 7वें भाव में, तो फिर वो डिप्लोमेसी अपने लोगों के लिए भी लगाने लग जाएंगे, ठीक हो गया। अभी समझ में आया आपको? 7वां भाव देखा, 7वें भाव में बैठे ग्रह देखे, 7वें भाव का स्वामी की स्थिति, जैसे 7वें भाव यहां तुला राशि है तो उसके स्वामी शुक्र देखेंगे कहां बैठे हैं, कहां से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसका मान लीजिए स्वामी यहां बैठा हुआ धन भाव में, तो हम क्या बोलेंगे? स्वराशि का बैठा है, बहुत बढ़िया। और पार्टनर माना इसका जो एग्जीक्यूशन है, पार्टनर हाउस का एग्जीक्यूशन, वो धन भाव से। तो जो जातक के अपने एसेट्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो उसका मैरिज, तो मैरिज बहुत बढ़िया उसके लिए लकी साबित होगी। जातक को तभी एहसास होगा अपने एसेट्स का, अपनी तिजोरी का, जब उसका विवाह हो जाएगा। विवाह उसका पार्टनर उसके तिजोरी के रियलाइज कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, ठीक हो गया। 7वें भाव के स्वामी का स्वामी ग्रह, अभी ये एक बहुत बड़ी चीज, जैसे मैंने ये चीज भी पहले कई बार बताया कि किसी ग्रह का स्वराशि बैठना
मुझे पर्सनली कई मामलों में उच्च राशि से भी अच्छा लगा, क्योंकि यहां पर जब स्वराशि बैठता है तो हमें फिर इस बारे ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई जहां प्लैनेट बैठा है उसका राशि स्वामी भी ढूंढो। अब जब कोई ग्रह अपनी राशि में ही बैठा है तो उसका वो राशि स्वामी स्वयं है। जैसे ये जो पॉइंट है, 7वें भाव के स्वामी का स्वामी ग्रह, अभी वो यहां देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शुक्र अपने ही घर में बैठा हुआ है। ये पॉइंट कब देखना पड़ता, जब मान लीजिए शुक्र बैठ जाते यहां पर, ठीक हो गया। जैसे यहां 7वें नंबर पर तुला राशि है, तो तुला राशि का स्वामी कौन, शुक्र, बैठा कहां पर है, 12 नंबर। 12 नंबर किसकी राशि है, बृहस्पति की राशि। तो बृहस्पति को भी एक बार टटोलना है, बृहस्पति की स्थिति कैसी है। कहता जी अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो इसका पार्टनर बहुत खर्चीला होगा, उसके बाद भी इसको जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको समझ में आया। शुक्र को जो लैंड दे रहा है, शुक्र को जो जगह दे रहा है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति पहले ही बहुत अमीर है। बृहस्पति स्वयं भी मान लीजिए उच्च का बैठ जाए, मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठ जाए, आपको ठीक है, आपको जो पैसा खर्च करना है करो। शुक्र का नेचर क्या होता है, अगर वो उच्च का है, चरमपंथी है, तो वस्तु की आवश्यकता एक है, वो लेकर आएगा 4। वो क्योंकि वो उसको भोग प्रधान है, वो एक वस्तु से संतुष्ट नहीं होता, उसको वस्तुओं का संग्रह ज्यादा करना पसंद है। लेकिन ये कब बुरा नहीं करेगा, जब हमारा डिपॉजिटर, शुक्र का डिपॉजिटर भी बली है। शुक्र के बल तो अपने को मिल गए, बढ़िया। 12वां भाव शॉपिंग का होता है, आप जानते हैं इसको लोग कई दफा डरा देते हैं, अब भाई ये तो केवल खर्चा ही है। वो तो शॉपिंग का भी अपना एक आनंद होता है। मतलब मैं इसको कहकर किसी को, मतलब मैं शॉपिंग को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी कई लोग पैसा खर्च करते हैं, उनके हाथ पैर कांपते हैं। हालांकि कमाया हुआ धन बहुत अच्छे सजग होकर हमें उसका उपयोग करना चाहिए, फिर भी मतलब इसका भी एक सुख होता है कि भाई मैंने ये आज मैंने शॉपिंग कर, मैं ये लेकर आया हूं, हमने ये चीज खरीदी है। और बहुत उनको इस चीज का कोई मतलब क्या मलाल नहीं होता है। और कई व्यक्ति ऐसे हैं उसको बहुत मतलब ले तो आया, वो उसको 10 बार कहता भाई मैंने 20,000 रुपए का, 25,000 का, 1 लाख का खरीद लिया है, मैंने ले लिया मैंने। अब तो मतलब अपना अपना विचार है, लेकिन मुझे लगता है कुछ हद तक, क्योंकि फिर वो उसमें भी उसको एक ना एक दिन तो उसको 12वां भाव यानी फाइनल हमारा मोक्ष हाउस है, एक ना एक दिन उसको तो फिर संसार में जो भी कुछ उसको भी त्याग कर जाना ही पड़ेगा। तो उस पार्ट से वो अच्छा माना जा सकता है कि भाई पहले मैंने अच्छी सी प्लानिंग करके मैंने वो वस्तु खरीदी, और जब मैंने खरीद ली तो फिर क्या अफसोस काहे का। ठीक है, ईश्वर देगा, ठीक है, बढ़िया। नहीं तो अपना जैसा जीवन है, प्रसन्नता के लिए, मन खुश करने के लिए, अभी मैंने बताया ना, मन तो स्वयं चंद्रमा है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसका चंद्रमा बली है वो तो सब बली बली हो गया ना। उसको क्या उसको क्या ज्यादा शॉपिंग से उसको खुशी मिलती है क्या? चंद्रमा को खुश रहने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। अगर चंद्रमा बली है तो खुश है बस। कहते जी झोपड़ी में भी वो खुश है एकदम। चंद्रमा स्वराशि का है, उच्च का है, बली है, दूसरों को भी खुश करेगा वो। और अगर हमारा चंद्रमा ही बिगड़ा हुआ है, उसको कुबेर के खजाने में बिठा दीजिए आप, उसको कोई प्रसन्नता, उसको वो फील ही नहीं करने वाला है। वो टेंशन नहीं होगी तो क्रिएट करेगा। वो कहता जी मुझे टेंशन क्रिएट करना है, तो वो अंतर समझना है। तो ये आपको समझ में आया कि 7वें भाव का स्वामी जहां बैठा है उसके स्वामी पर भी विचार करना होगा। लेकिन स्वराशि के लिए तो ये पॉइंट एक प्रकार से इनवैलिड हो गया। तो स्वराशि एक प्रकार से बहुत बड़ा बल है। 7वें भाव का कारक ग्रह, तो आप जानते हैं 7वां भाव रिलेशनशिप के लिए शुक्र महाराज देखना पड़ता है। और बहुत कलिकाल में शुक्र कहीं ना कहीं बृहस्पति से आगे निकल गए हैं। गुरु दोनों ही हैं, माने बृहस्पति भी गुरु है, शुक्र भी गुरु है। लेकिन वही मैंने बोला ना, देश काल पात्र अनुसार आज जो अलग अलग प्रकार के वस्तु हैं, हम कंफर्ट की बात ज्यादा करते हैं। मतलब क्या बोलते हैं उसको, सुख सुविधा के जो साधन, अलग अलग प्रकार के ये जो यंत्र हैं, इनमें कहीं ना कहीं शुक्र की प्रधानता है। मेरे घर में बहुत अलग अलग प्रकार के मॉडर्न गैजेट्स हैं, ये शुक्र का बल है। और अगर शुक्र बलहीन है, शुक्र बिल्कुल बल नहीं है, तो फिर वो वस्तुओं का भोग मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक हो गया। तो और शुक्र, मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूंगा कि शुक्र के पास नैतिकता नहीं है। वो बिल्कुल नैतिकता वाले ग्रह हैं। शुक्र को अच्छे से उपयोग करने वाले व्यक्ति सदा
उनका जो सातवें भाव से हम दूसरे के भाग्य से जुड़ते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारा दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ना हमें भाग्यशाली बनाए, हमें धर्म से धर्म संतानें हो, और अगर सातवें भाव का आपने गलत प्रयोग किया तो आप जानते हैं ये आपको गर्त में डाल सकता है। ठीक हो गया? माने ये जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन है, इनका अगर हम गलत इस्तेमाल कर दें तो बहुत बड़ा अधर्म। आप देख ही रहे संसार में जो जितनी अनैतिकता फैल रही है, इसमें बहुत बड़ा रोल सातवें भाव का दुरुपयोग करने का है। ठीक हो गया? तो इसलिए सातवें भाव को, आठवें भाव को पूरी तरह शुद्ध रखा जाए, और शुक्र उससे प्रसन्न रहते हैं। शुक्र बहुत तपस्वी हैं। ठीक हो गया? आप जानते हैं ये जब हम इनके ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, देवताओं के बारे में पढ़ते हैं, तो संजीवनी विद्या का ज्ञान किसी को नहीं है, बृहस्पति को भी नहीं, शुक्राचार्य को है। तो इसलिए शुक्र का बल, और शुक्र सातवें भाव के लिए कारक ग्रह है, तो शुक्र का तेजहीन होना, बलहीन होना विवाह में संकट उत्पन्न कर सकता है। और यदि आपका सातवां एकदम मतलब सात ऊपर के सारे ये इनवैलिड, ये आपके सपोर्ट में नहीं, लेकिन ये आपके फुल सपोर्ट में है, यकीन मानिए आपको पार्टनर का सुख मिलेगा। ठीक हो गया? शुक्र कारक है। मैंने बोला ना, जो समय चल रहा हो उस समय का जो ग्रह है, यदि वो पूरे बलाबल के साथ आ जाता है, कहता आप चिंता ही मत करो, मैं सब चीज जो समय अनुसार चल रही है वो देने वाला हूं ना, आपको किस बात की चिंता है। आज के 200 साल पहले, 300 साल पहले तक अगर डायनेस्टी, कोई राजतंत्र, राजा चल रहा था, उस समय पर हमने बहुत बल देखा। आज भी बल है, नो डाउट, सूर्य का अपना बल, लेकिन अभी प्रजातंत्र, डेमोक्रेटिक सिस्टम में शनि महाराज प्रजातंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं देश काल पात्र अनुसार हमें ये इंक्लूड करना ही पड़ेगा कि धीरे धीरे जो शनि महाराज का बल है वो प्रजातंत्र में बड़ा है, और जो ये राजतंत्र का बल है वो सूर्य का कुछ मामले में अगर हम कंपेयर करें तो शनि का बल ज्यादा माना जा रहा है। ठीक हो गया? तो ये आपको ये बात समझनी ही चाहिए, या आप में से कई लोगों को समझ में आ भी गई होगी। ठीक हो गया? तो ये शुक्र का बल होना, तो शुक्र मित्र हैं शनि महाराज के, डार्क साइड के जो राजा हैं उनके महामंत्री की तरह माना जा सकता है। तो शुक्र का बली होना केवल सातवें भाव को बली कर दे ऐसा नहीं है, फिर वो जो भी कारक हैं शुक्र के, मैंने बोला ना, भोग वस्तुएं, गैजेट्स, उनको भी वो भर भर कर प्रदान करते हैं। पति के लिए कारक, अगर किसी महिला जातक की कुंडली आप देख रहे हैं तो फिर उसके हस्बैंड की दृष्टि से हम गुरु को भी टटोलते हैं। भाई गुरु की स्थिति कैसी है? अगर गुरु की स्थिति अच्छी है तो अगर सातवें भाव में थोड़ा बहुत आपने कहीं दोष पाया, जैसे मैंने एक आपको कंसेप्ट बताया था कि ना एक ओवरऑल कुंडली का एलिक्सर, सार निकलता है। भाई आपने देखा भाई सातवां भाव कमजोर आ रहा है या नवा भाव कमजोर आ रहा है, नवे भाव में कोई संकट है भाई, या किसी के व्यक्ति पर के करैक्टर पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह बन सकता है, तो फिर हम देखते हैं भी क्या इंडिपेंडेंटली, चाहे उस भाव से संबंध है या नहीं है, ओवरऑल क्या बृहस्पति बली है। अगर बृहस्पति बली है, अकेला कहीं भी बैठकर वो बली है, चाहे उसके सातवें भाव से दूर दूर से कोई संबंध नहीं है, तब भी वो चाहे परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल दिखाई दें, वो हमारे करैक्टर पर आंच नहीं आने देगा, बचा लेगा बड़े दोष से। ठीक हो गया? तो ये भी विचारणीय विषय है कि अगर सातवां भाव आपको कमजोर लगा, या कुछ ऐसी युति, शुक्र जो एक पार्टनर के लिए, अनुबंध के माने स्पाउस के लिए कारक ग्रह है, वो कहीं ऐसे डिप्लोमेट ग्रहों के बीच में फंस गया, हमें लगा कि रिलेशनशिप कैसे चलेगा, ये तो थोड़ा हमें मतलब ठीक नहीं लग रहा है। फिर हमने देखा गुरु को, अरे कहता अरे गुरु तो बहुत बड़ी स्थिति में है, कहता आप टेंशन ही मत लीजिए, चाहे आपको ऐसा लग सकता है परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल बनेगी, ऐसे नेगेटिव अटेम्प्ट करने वाले लोग नजदीक भी आएंगे, फिर भी वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, कुछ वो क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुंडली का जो पति के लिए कारक ग्रह महिला की कुंडली में गुरु बली है वो, और ये हमारे नैतिकता के लिए वैसे भी देखा जाता है। वो सभी चार्ट में आप चेक कर सकते हैं, यदि जो ये इस प्रकार के ग्रह हैं, जो सात्विकता वाले ग्रह हैं, यदि वो बली हैं तो नैतिक मूल्य व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा उनके साथ, किसी भी प्रकार का कि भाई मैं अपने नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर मैं कोई विक्ट्री प्राप्त करूं, कोई जीत प्राप्त करूं, ऐसा वो नहीं करेगा। अब फिर दूसरी चीज, मतलब दूसरा भाव क्या है, ये सारे सूत्र तो आपने
देखनी है। यदि आपको ये बलाबल बढ़िया लग रहा है तो आपने फिर आप भविष्यवाणी एकदम, भाई आपके विवाह पार्टनर में बहुत बढ़िया, विवाह पार्टनर के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे और आपका पार्टनर बहुत बढ़िया प्रभावशाली होगा। ये ठीक हो गया, यहां तक आपने सब पा लिया। लेकिन केवल पार्टनर ही एकमात्र, ऐसा नहीं कि भाई वही एक शरीर अपना मिल गया और बस इतना ही है। अब उसके आने के बाद फिर हमारा कौटुंबिक विषय भी अपने को देखना है, कुटुंब बढ़ेगा फिर अपना, ठीक हो, हमारी फैमिली गैदरिंग, हमारी इन लॉज फैमिली, ये सब भी तो हालांकि वो बाद में शामिल कर रहे हैं, 7वें भाव के बाद ही सब शामिल होगा, लेकिन फिर भी। और मेरा तो अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो पार्टनर, इसको आप ऐसे समझ के देखिए कि अगर किसी महिला जातक की कुंडली में आपने देखा 7वां भाव बली है लेकिन दूसरा भाव बहुत कमजोर है, तो वो अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में तो बहुत बढ़िया प्रसन्न है, लेकिन जैसे अपने हस्बैंड को कोई पारिवारिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई कौटुंबिक कर्तव्य देखने की बात करती है, वो विड्रॉ कर लेता है। कहता है कुटुंब भी अपने को क्या संभालना पड़ेगा क्या, मतलब ऐसे परिवार में वो कर्तव्य नहीं, तो ये तो बुरा है। भाई अगर हमने विवाह अनुबंध माने विवाह निभाया, हमने अग्नि को साक्षी मानकर या अलग अलग धर्म पंथों में अलग अलग प्रकार से विवाह में जुड़ते हैं, तो हमने जब विवाह किया है, हमने ओथ ली, हमने शपथ ली है कि हमें फिर अब आपके लिए मैं टेक केयर करूंगा। केवल विवाह मैंने आनंद के लिए किया है, 7वें भाव के लिए ऐसे नहीं है। 7वां भाव तो एक विषय है, लेकिन 7वें भाव के अलावा दूसरा और 8वां भी, ये प्रधान भाव जुड़ जाएंगे। दूसरा भाव कुटुंब है, फैमिली गैदरिंग है, मतलब मेरा क्या परिवार के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। कौन सा परिवार? जो शादी के बाद अब शुरू होगा, मेरे अपने बच्चे, परिवार के लोग, वो जो एलिक्सर है, मतलब मैं मतलब कोई भी जातक के लिए, जातक की धर्मपत्नी, जातक के बच्चे, वो जब इकट्ठे होते हैं तो वो जो टेस्ट बनता है परिवार में, जो एक रूपता बनती है, वो क्या है? दूसरा भाव। अगर वही डिस्टर्ब है, कहता भाई मैं अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, पार्टनर के साथ मैं खड़ा हूं, वो तो बढ़िया इंप्रेशन, लेकिन जैसे ही मैं अपने मैंने ये गलत चीज है। मतलब हम अपने आनंद तक ही क्या भोग दृष्टि से विवाह करेंगे क्या? ऐसा नहीं है। हमने विवाह किया है और हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, अंत तक निभाएंगे। तो जब हमारा कौटुंबिक बल बढ़ा चढ़ा है, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यह है कि दूसरे भाव के कारण ही ज्यादातर विवाह संतुष्ट रहते हैं, विवाह बच जाते हैं। 7वां भाव बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी हो, तब भी दूसरे भाव के बल के कारण विवाह पूरी तरह सेफ है, क्योंकि व्यक्ति अपने कौटुंबिक, मतलब कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर से वो डिससेटिस्फाई है, मतलब उसको लगा जैसा मैंने विचार किया था वैसा पार्टनर नहीं है, फिर भी मैं कर्तव्य जरूर निभाऊंगा। कितनी बड़ी बात है, ये आप समझ रहे हैं। और कई बार क्या होता है, पार्टनर तो मेरा बहुत सुंदर है, पार्टनर तो जैसा मैंने चाहा था वैसे ही मिला है, लेकिन मैं अब इसके बच्चों का ध्यान रखूं, ऐसे इसके घर की जो भी पार्टियां हो रही मैं उसको ऑर्गेनाइज करूं, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे निभाऊं। वो जो विचार उसके मन में आया है, क्योंकि उसका दूसरा भाव कमजोर है, वो प्रॉमिसिंग नहीं है। दूसरा भाव हमारा प्रॉमिसिंग नेचर, हमारा वाक्य है, कुटुंब भी है। ये फिर ये भी मैं आपको वार्न कर रहा हूं, जो लोग ऐसे हैं, ये चेतावनी है, बड़ी चेतावनी है। मतलब मैं इसलिए नहीं डरा रहा हूं क्योंकि मैं, मतलब मेरा कोई ऐसा विषय नहीं है कि डराना विषय, लेकिन मैं आपको इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं, ये तो आपके धन का उपभोग भी आपसे छीन लेगा। अगर किसी का विचार ऐसा है कि भाई मैं विवाह करता हूं, बाकी मेरा कोई ऐसा कर्तव्य निभाने जैसा मेरी कोई नेचर नहीं है, मैं परिवार के लिए, फैमिली के लिए मैं लायबल नहीं हूं, मेरे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे निभानी नहीं है। अगर आपने सत्यता के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, आप चाहे 50 करोड़ कमा लें, चाहे 100 करोड़ कमा लें, आप उस धन का उपभोग नहीं कर पाएंगे। पक्का, एकदम पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दूसरा भाव ही हमारा कुटुंब है और दूसरा भाव ही हमारे धन का उपभोग है। आप बड़े अहंकारी होकर 11वें भाव पर उछल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा है कि सर मैं तो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, महीने की मुझे 15 लाख रुपए मिलता है, या महीने का मैं 1 करोड़ रुपए कमा लेता हूं, मुझे किस बात की टेंशन है? आप क्या ही बोल रहे हैं, धन का उपभोग नहीं कर पाऊंगा, मैं 1 करोड़ रुपए महीने का कमाता हूं या दिन का कमाता हूं, मुझे किस बात की टेंशन है?
फिर भी आप उस कमाए हुए धन का उपभोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरा भाव करप्ट है, क्रैश है। और वो कहां से बनता है? वो कुटुंब, पारिवारिक एकत्रण, प्रॉमिसिंग नेचर, वो पूरा करने से बनता है। ठीक हो गया? तो मतलब मैंने तो बहुत ऐसे चार्ट देखे हैं जहां पर सातवां भाव बहुत डामाडोल, खराब स्थिति में, फिर भी परिवार बचा है, फिर भी विवाह बचा है। और ऐसे मैंने बहुत चार्ट देखे हैं, सातवां भाव तो बहुत बली है, दूसरा भाव क्रैश हो गया है, परिवार बिखर गया है। ठीक हो रहा है? आपको ये बात समझ में आ रही है? तो आपको ध्यान रखना है, अगर कमजोर है भी तो आपको पता है बहुत सरल उपाय है दूसरे भाव को बली करने का। प्रॉमिसिंग, आप प्रॉमिसिंग होना चाहिए ना आपको। कौन कहता है झूठा होना चाहिए? कौन संसार में ऐसा है? फिर भी हम प्रॉमिसिंग नहीं है। हम ब्लफ मास्टर बोलते 3 बजे आ जाऊंगा मैं, वो आता ही नहीं है। कहता देखा मैंने आपको उल्लू बना दिया। अब उसको नहीं पता जब उपभोग करूंगा तो उल्लू कौन है। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रॉमिसिंग नेचर है, वाक सिद्धि, ये वाक सिद्ध भी हो जाएगा आपका। ठीक हो गया? आप जो गलत गलत बोल रहे हैं वो गलत सही भी हो जाएगा। इसीलिए बहुत सोच विचार कर आपको वाणी का उपयोग करना है। वो जो हमारी आध्यात्मिक वाणी है, वो जो हमारी दूसरा भाव और तीसरे भाव में अंतर है, ये आप में से जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता है। ये हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तीसरा भाव, ये जो मैं प्रेजेंटेशन कोई देता हूं किसी को, वैसे मैं कहीं बैंक में जाकर किसी को कोई पॉलिसी समझाना, वो तीसरा भाव है। किसी को वैसे अपनी मीटिंग में कन्विंस करना, प्रेजेंटेशन, वो तीसरा भाव। लेकिन ये हमारी जो आध्यात्मिक बातचीत चल रही है, ये भगवान को लेकर, दर्शन शास्त्र को लेकर, परिवारों को जोड़ने के लिए जो हम बातचीत करते हैं, वो दूसरा भाव है। ठीक हो गया? तो समझ में आ गया होगा आपको कि रेमेडी क्या है। भाई हमारा पक्ष वो कमजोर है, तो उसको कमजोरी को और क्यों कमजोर कर रहे हैं आप? तो दूसरे भाव पर विचार करें, दूसरे भाव में बैठे ग्रहों पर विचार करें, दूसरे भाव के स्वामी ग्रह पर विचार करें। उसके बाद फिर 8वां भाव, ये एक अलग विषय हो गया। अब हमने जब विवाह कर लिया है तो हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेट कर रहा हूं मैं आपको, आपने जो भी आज कहीं पैसा लगाया है, आपको 10 साल 20 साल के बाद, या आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, रिटायरमेंट का पैसा भी बोलते हैं, और अलग अलग शब्द कई ऐसे ही बोल देते हैं, भाई जो मैंने पैसा नहीं कमाया है, मतलब 2 नंबर का पैसा बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के, वो सब 8वें भाव से देखे जाते हैं। अगर आप अपने परिवार के लोग, ये दोनों के लिए, स्त्री पुरुष दोनों के लिए, जितना सम्मान अपने परिवार के लोगों का करते हैं, उतना ही सम्मान आप अपने ससुराल के लोगों का करेंगे, तो आपका जो इस प्रकार का पैसा है, जो 11th हाउस से जिसका कोई संबंध नहीं है, वो पैसा आपको जरूर प्राप्त होगा। आज कोई प्रॉपर्टी मैंने 10 लाख की खरीदी है, 10 साल बाद निश्चित रूप से वो 10 गुना दाम पर बिक जाएगी, क्योंकि मैंने 8वें भाव का बखूबी ध्यान रखा है। 8वां भाव मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज वेल एज मेरी इन-लॉज फैमिली है, मेरा ससुराल। और ससुराल में मैं किसी की इज्जत नहीं करता हूं। अब इज्जत नहीं करते हो तो फिर आप देख लेना रिटायरमेंट कैसी होने वाली है, वो अपना अपना आप विचार कर लेना। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए। ऐसा नहीं कि भाई केवल ध्यान केवल स्त्रियों को रखना है, पुरुषों को नहीं रखना है। भाई मैं तो इस घर का दामाद हूं, मैं तो कुछ भी बोलूंगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने अनर्गल, देखिए एक होता है नखरा करना और एक होता है किसी का शोषण करना। नखरा तो देखो चलता है थोड़ा, ये जो माने अपना एक रेस्पेक्ट होता है, क्या बोलते हैं, दामाद जी का अपना रेस्पेक्ट, तो थोड़ा नखरा अगर कर रहे हैं वो अलग विषय है। लेकिन अगर दामाद के मन में ऐसा है कि मैं परिवार को प्रताड़ित करूंगा, तो फिर आप समझ रहे हैं 8वां भाव मृत्यु का भय है, व्याधि है। कितना ही पैसा जोड़ लें, बुढ़ापे में वो रिटायरमेंट खराब कर देगा, रिटायरमेंट का पैसा। ठीक हो गया? भाई सबकी इच्छा रहती है यार, मैंने आज 25 पैसे की जो चीज खरीदी है उसका कीमत बढ़ना चाहिए। पता लगा 25 पैसे का खरीदा था वो शेयर, अभी वो 100 रुपए का हो गया। और किसी ने ऐसा 8वां भाव करप्ट है, 25 पैसे का खरीदा था वो अभी 0 हो गया, कुछ नहीं है, खत्म। या 100 रुपए का खरीदा था वो अभी 0 हो गया। समझ में आ रहा है? 8वां भाव, तो 8वां भाव देखना है आपको, 8वें भाव में बैठे ग्रह देखने हैं, 8वें भाव के स्वामी ग्रह देखने हैं। ठीक हो गया? ये हमारा वैसे सामान्यतः अंतरंग संबंध भी देखा जाता है, ये हमारा बेडरूम की तरह आप समझ सकते हैं। याद रखना 7वां भाव केवल हमारा पार्टनर के साथ हमारी प्रेजेंस है।
8वां भाव हमारा अंतरंग संबंध। तो ऊपरी सभी ग्रहों के नक्षत्र स्वामी की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। जो भी हमने ग्रह देखे में सबसे पहले 7वें भाव का स्वामी है, फिर 8वें भाव का, दूसरे भाव का स्वामी है, 8वें भाव का स्वामी है। ये कौन, उसको पर्टिकुलर कौन सा नक्षत्र मिला है, वो कौन से हो सकता है भाई, वो रोहिणी नक्षत्र में बैठा है, बहुत बढ़िया। कहता जी 7वें भाव का स्वामी मतलब कारक और स्वामी दोनों शुक्र कहाँ बैठे हैं, कहता जी रोहिणी नक्षत्र में। वो बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया हो गया, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हम नक्षत्र स्वामी पर भी विचार कर सकते हैं। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो थोड़ा और आगे जा सकते हैं। नक्षत्र के स्वामी जानते हैं आप लोग, नहीं जानते तो हमारे चैनल में ऑलरेडी नक्षत्रों पर वीडियो रिकॉर्ड किए हुए हैं, वहां जाकर आप इस चीज को कंफर्म करें कि कौन कौन से नक्षत्र ग्रहों के हिसाब से सपोर्टिव है। तो अगर उनके लॉर्ड की स्थिति भी अच्छी हो जाती है, फेवरेबल हो जाती है, कुछ नक्षत्र हैं ही ऐसे वैवाहिक जीवन के लिए बहुत सुखद, तो वो और अच्छा माना जाएगा, ठीक हो गया। फिर आप जानते हैं विवाह का चार्ट कौन सा माना जाता है। नवमांश इज लाइक सुप्रीम कोर्ट एंड D1 इज लाइक पार्लियामेंट, संसद। मैं भारतीय संवैधानिक दृष्टि से बता रहा हूं, भारत के संविधान की जो शक्ति है वो आप जानते हैं संसद के पास है, ठीक हो गया। और संसद इज लाइक D1 चार्ट, लग्न चार्ट। लेकिन कई बड़े फैसलों को बदलने की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ऐसे ही D1 चार्ट की कुछ कमियों को रिकवर करने का या बढ़ाने का ताकत D9 के पास है। लेकिन फिर ये बात मैंने बोला ना, सुप्रीम पावर किसके पास है, वो तो पार्लियामेंट के पास ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए इस प्रकार के वाक्यों का कोई अर्थ नहीं है कि भाई D1 चार्ट की कोई वरीयता नहीं होती है, D9 ही देखना चाहिए। ये तो मतलब तर्कहीन सी बात है। सुप्रीम कोर्ट किसी कंट्री का बहुत ही बली है, लेकिन पार्लियामेंट ही कुछ नहीं, तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेटली पावर तो संसद से ही मिल रही है ना, D9 को अल्टीमेटली पावर तो D1 से ही मिल रही है ना। इसलिए कहना व्यर्थ है। लेकिन हाँ, कुछ फैसले, खास करके वैवाहिक जीवन के कुछ बड़े फैसले, इसको आफ्टर मैरिज चार्ट भी बोलते हैं D9 को। तो यदि D9 चार्ट में आपके सप्तमेश की स्थिति बहुत अच्छी है, कहीं वो लग्नेश बनकर आ जाता है, या D9 का लग्न बहुत बली है, तो फिर आपका मैरिड लाइफ में वो प्लस प्लस करेगा ही, ठीक हो गया। तो नवमांश स्वामी और नवमांश में संबंधित ग्रहों की स्थिति, यानी जो नवमांश को लग्न मिला है वो लग्न देख लिया। और आपने फिर जो यहां ग्रह देखे, इनमें सबसे पहले आपने देखा सप्तमेश की स्थिति नवमांश में क्या है, फिर आपने देखा नवमांश को लग्न क्या मिला है। अगर वो लग्न ऑलरेडी यहां पर भी बहुत बली है तो आफ्टर मैरिज लाइफ बहुत बढ़िया है, ठीक हो गया। तो बहुत सी चीजें हैं, मतलब कई दफा ऐसा हो जाता है कि बोलने का मन तो होता है, लेकिन मैं फिर इसलिए रुक जाता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा मिक्स हो जाए। तो इसीलिए हम फिर उसको अगली क्लास में रिकॉर्ड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोशिश करेंगे जो कुछ चीज़ें अभी हम नहीं बता पाए उसको आगे दूसरे किसी वीडियो में रखा जाए। ये अनंत है, ज्ञान अनंत है, लेकिन हम प्रैक्टिस भी फिर इसी प्रकार से कर रहे हैं कि हाँ, भगवान हम पर कृपा कर दे प्रभु, और वो विचार कहीं ना कहीं, माने इसको ऐसे समझिए आप, अगर ज्योतिष समझ में आने लग जाएगी, वो कहीं ईश्वर ने कृपा कर दी, तो फिर वो सारे के सारी गांठें खुल जाएंगी। और अगर हमारे अंदर दम्भ है, आप कितनी सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफाइड होने का विषय, मतलब अच्छी बात है, हम सर्टिफाइड होकर ही हमें करना चाहिए, लेकिन ये केवल सर्टिफाइड होने का विषय नहीं है। ये एक प्रकार गुरु शिष्य परंपरा के जरिए हम अगर बहुत शालीनता से, गुरु किसी को भी माना जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको फिजिकल बॉडी ही चाहिए। भाई हमने अपने साक्षात परब्रह्म परमात्मा की हमने मूर्ति स्थापित की है, लेकिन उसके साथ कोई छल नहीं है। हमें उसको एकदम कन्फेस करना उसके सामने जाकर, प्रभु मैंने गलती की है, मैं मानता हूं, आपको जो दंड देना है दो। अगर ऐसा हमारा रिलेशनशिप है भगवान के साथ, प्रकृति के साथ, तो फिर आपको कोई फिजिकल गुरु की भी जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।